तेरा हाथ पकड़कर नेक्स्ट आईएएस ने ठाना है, वो सही दिशा देकर आईएएस तुझे बनाना है। अपनी कीमत जान ले, तू जीतने की ठान ले, खुद को तू पहचान ले। आपके सपनों को साकार करने के लिए नेक्स्ट आईएएस लेकर आया है नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। पाएं 100% तक की स्कॉलरशिप। आज ही रजिस्टर करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकृति सेठी है। सिविल सर्विसेज 2022 की परीक्षा में मैंने ऑल इंडिया रैंक 249 लिया है। मेरी स्टोरीज आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर सुनी होंगी, जिसमें मैंने अपनी पिछले 5 साल की जर्नी को एक्सप्लेन किया है कि कैसे मैंने 5 साल प्रीलिम्स फेल होने के बाद छठे अटेम्प्ट में अपना प्रीलिम्स क्लियर किया। बट ये वीडियो उन स्टोरीज से और उन वीडियोज से अलग है, बिकॉज इसमें मैं अपनी प्रीलिम्स की क्या गलतियाँ थी स्पेसिफिक टू प्रीलिम्स, और बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रीलिम्स से डरे हुए हैं कि प्रीलिम्स तो हो ही नहीं सकता। प्रीलिम्स एक ऐसी स्टेज है जिसमें एलिमिनेशन हो रही है, और प्रीलिम्स एक ऐसी स्टेज है जिसको इंटेंशनली टफ बनाया जा रहा है। तो वो सारे फियर फैक्टर्स को दूर करने के लिए क्या क्या गलतियां हैं जो मैंने की और क्या गलतियां हैं जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, उस पर बात करेंगे आज। सबसे पहले तो मैं अगर अपनी जर्नी को 3 फेजेस में डिवाइड करना चाहूँ, इन 5 साल की जर्नी को, तो फेज़ 1 तो मेरा वो था जिसमें मैं 2017, 18, 19 जिसमें मैं ये समझ रही थी कि मुझे तैयारी कैसे करनी है। मैं सोर्सेज अपने ढूंढ रही थी, मैं समझ भी रही थी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके साथ साथ में मुझे ऐसा लगता है अब कि मैं उन 3 सालों में मोस्टली प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडी कर रही थी। प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडी से मेरा मतलब ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन बेसिक बुक्स को पढ़ने और रिवाइज करने पे फोकस कर रही थी, जो कि एक नॉर्मल एस्पिरेंट जब भी कोई प्रीलिम्स आना होता है उस पर तब पढ़ता है। फेज़ 2 मैं उसको लेना चाहूँगी जब 2019 के बाद मैं 2020 में दिल्ली आई, और दिल्ली आके जब मैंने एक गाइडेंस के अंडर, एम के यादव सर की गाइडेंस के अंडर मैंने अपनी तैयारी को स्टार्ट किया। इस फेज़ को मैं क्यों सेकंड फेज़ कहूँगी, क्योंकि इस फेज़ में मुझे ये समझ आया कि मुझे अपनी तैयारी को सिर्फ प्रीलिम्स फोकस्ड नहीं रखना, मुझे इसको मेंस के साथ इंटीग्रेट करके फिर पढ़ाई करनी है। और 2020 का अटेम्प्ट मेरा एक वन ऑफ द बेस्ट अटेम्प्ट भी था इसी वजह से। But then God has his own choices and his own decisions, so nothing matters at all. फिर उसके बाद आता है अगेन मेरा फेज़ 1 2021 में, जब मैं सारी चीज़ों को अच्छा तैयार कर रही थी, बट एक डिप आया विच वॉज इमोशनल डिप कि मैं नहीं कर पाऊंगी। 5th अटेम्प्ट था मेरा और मुझे पहले से ही लगने लग गया था कि मुझसे नहीं होगा। देन आता है फेज़ 3 जिसमें 2022, जिसमें मैंने अपने सारे फियर्स को ओवरकम किया, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग किया, और 2022 में प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वालिफाई किया लास्ट अटेम्प्ट में। सो जो बिगिनर्स हैं, जो स्पेसिफिकली फेज़ 1 में फंसे हुए हैं, जब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं और कहाँ से फॉलो करने हैं, तो सोर्सेज के लिए तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स, जितने भी टॉपर्स एडवाइस कर रहे हैं, दे आर जनरल बुक्स, और वही बुक्स फॉलो करता है। हर कोई टॉपर वही बुक्स पढ़ता है, उसके अलावा कोई ऐसी एक्स्ट्रा बुक्स नहीं है जो कि आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट देंगी। तो सोर्सेज शुड रिमेन द सेम। बट ये प्रीलिम्स के सोर्सेज, मेंस के लिए देर आर मल्टीपल सोर्सेज, एंड यू हैव टू डिफाइन एक्चुअली कि कौन से सोर्सेज आप रेफर करोगे और कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जो आप नहीं करोगे। इस स्टेज में वो होता है कि हमें अनलर्न करने की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। जब 2-3 साल हो जाते हैं तो बहुत सारे सोर्सेज हम रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं, वो नहीं करना है। तो सोर्सेज मेंस के लिए अपने बिल्कुल सेग्रीगेटेड और टारगेटेड रखिए, फोकस्ड रखिए कि कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। देन अगेन फेज़ 1 की बात कर रहे थे हम कि फेज़ 1 के स्टूडेंट्स को चैलेंज जो होता है वो सोर्स का चैलेंज होता है। सेकेंड चैलेंज दे फेस इज कंटेंट और नॉलेज। जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं तो हमें ये फीलिंग आती है कि ये हमने शायद नहीं पढ़ा हुआ है, या अगर पढ़ा हुआ है तो वो रिकॉल नहीं हो पा रहा है, रिटेंशन उतनी अच्छी नहीं है। उसको मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं हमारा नॉलेज गैप है। अगर हमें फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट के बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे अगर हम गलत कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली सिंपली हमारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक से आ रहे हैं, तो वो हमारा होगा नॉलेज गैप। थर्ड विल बी अ रिविजन गैप,
कि आपने पढ़ा सब कुछ है, बट वहां पे ऐसे लग रहा है कि दिस स्टेटमेंट, मैंने ये स्टेटमेंट कहीं से सुनी है बट याद नहीं आ रहा कहाँ पे सुनी है। ये होता है रिविजन गैप। इसको आइडेंटिफाई करना और नॉलेज गैप को आइडेंटिफाई करना, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो फेज 1 में है उनको ये 2 गैप ज़रूर फील होते हैं, और उसके बाद थर्ड और मोस्ट क्रुशियल जो है, जो हम कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि हमारी सबसे बड़ी गलती है, वो ये होता है कि हम प्रीलिम्स का मेंस की इंटीग्रेटेड पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ये 3 मोटे मोटे गैप्स हैं जो मुझे लगता है कि हर एक प्रीलिम्स के फेलियर के पीछे होते हैं। अब नॉलेज गैप को कम कैसे करना है? आपको अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक टॉपिक के लिए आपको मल्टीपल सोर्स पढ़ने हैं, बट आपको सारे टॉपिक्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने हैं फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज जो भी रिकमेंडेड हैं बाय द टॉपर्स। तो उससे आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। अगर आपने कभी सोसाइटी पढ़ी ही नहीं है, बिकॉज प्रीलिम्स के लिए सोसाइटी इज लेस रेलिवेंट, बट मेंस के लिए सोसाइटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आपने सोसाइटी कभी मेंस के लिए पढ़ी ही नहीं है और सम क्वेश्चन कम्स इन प्रीलिम्स जो कि सोसाइटी के पार्ट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है, तो आप उस टॉपिक को आंसर नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज योर नॉलेज गैप। आपको अपने नॉलेज को इंक्रीज करना है, आपको कॉम्प्रिहेंसिवली मेंस के वो सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं प्री से पहले ही, जो कि मेंस में आते हैं, मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सो दिस इज हाउ यू विल कवर योर नॉलेज गैप। जून के बाद से दिसंबर तक का टाइम जो आपके पास है, वेदर यू आर क्लियरिंग योर प्रीलिम्स और नॉट, ये जून टू दिसंबर वाला पीरियड इज कि आप अपनी कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड मेंस और प्रीलिम्स की पढ़ाई जरूर कीजिए। ये वो टाइम है जब आप मेंस के लिए अच्छा पढ़ेंगे तो आपको आउटकम मिलेगा प्रीलिम्स के लिए। सेकेंड इज योर रिविजन गैप। सबसे ज़्यादा जो एक एस्पिरेंट को मुश्किल होता है वो ये नहीं समझ आता कि रिवाइज कहाँ से करें। अब वो रिवाइज कहाँ से करें इसलिए इशू होता है क्योंकि हमारे नोट्स अच्छे नहीं बने होते, हमारे वैसे कंसोलिडेटेड नोट्स नहीं है। हमने कोई टॉपिक आज कहीं से पढ़ लिया, नेक्स्ट टॉपिक हमने कहीं और से पढ़ लिया, वो बिट्स एंड पीसेस में जो प्रिपरेशन होती है उसके नोट्स को कंसोलिडेट करके रिवाइज करना सबसे ज़्यादा टफ होता है। तो इसीलिए हर कोई टॉपर जो है वो फर्स्ट डे से यही रिकमेंड करता है कि आपको अपने नोट्स इतने अच्छे बनाने हैं कि वो धीरे धीरे फिल्टर होते होते आपके बहुत कंसाइज नोट्स बन जाएं टूवर्ड्स जब आप प्रीलिम्स के पास हो और मेंस के पास हो। अब वो नोट्स कैसे बनाने हैं आपको अच्छे नोट्स? आप, मेरा एक ही फंडा रहता है और मैं हर एक को यही मंत्रा बोलती हूँ कि आप जब भी नोट्स बनाएं उसको मेंस ओरिएंटेड नोट्स बनाएं। मेंस ओरिएंटेड का मतलब है कि जितने भी जीएस टॉपिक्स, जीएस मेंस के सिलेबस के अंदर टॉपिक हेड्स आ रहे हैं, आप उन टॉपिक हेड्स के ऊपर अपने नोट्स बनाएं। नोट्स की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? इट शुड कवर व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन एंड चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड कोई कमेटी की रिकमेंडेशन अगर आ रही है तो। अगर आपके हर एक टॉपिक हेड के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं तो आप अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं नोट्स मेकिंग के। अगर आपके पास ये नोट्स होंगे ऑलरेडी अवेलेबल तो आपकी रिविजन ईजी होगी। आप कोई टॉपिक अगर फिर से न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जुडिशरी के ऊपर आज एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ गया और आपने जुडिशरी पे ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं, तो न्यूज़पेपर से वो जुडिशरी पढ़ते हुए आपको फिर से नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ उन माइनर पॉइंट्स को निकालना है उस आर्टिकल में से और उन्हें अपने नोट्स के अंदर ऐड करना है, जिससे आपके नोट्स कंसोलिडेटेड बनेंगे और आपको एट द एंड रिविजन में इजी होगा। तो ये आप ज़रूर कीजिए जब भी प्रीलिम्स में जा रहे हैं और जब भी मेंस में जा रहे हैं। इस साल मैंने एक्चुअली जो अलग किया वो ये ही किया था कि जब भी मैं कोई मैगजीन पढ़ रही थी करंट अफेयर्स की, तो मैंने उसमें से अपने मेंस रिलेटेड नोट्स और प्रीलिम्स रिलेटेड नोट्स बनाए थे। प्रीलिम्स जो कि 1 वर्ड 1 लाइनर होते हैं वैसे अलग नोटबुक में, और फिर जीएस 1 2 3 4 के अलग नोटबुक्स में, डिपेंडिंग ऑन जो भी लग रहा था मुझे टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इस तरीके से आप रिविजन कीजिए और यही वो स्ट्रैटेजी है जो प्रीलिम्स का मेन की इंटीग्रेटेड स्टडी करवाता है हमें। अगर आप आज से अपने ये नोट्स बनाने शुरू करेंगे तो आप मेंस की तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, बट अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज को भी इंक्रीज कर रहे हैं जो प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और अगर मैं इस साल के प्रीलिम्स की बात करूं, प्रीलिम्स का जो पेपर 28 मई को आया था, उसमें जितने भी एस्पिरेंट्स और जितने भी को फ्रेंड्स मेरे जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया,
अगर उनकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छी थी तो दे आर एबल टू स्कोर approximately 100 marks which is 50% and cut off goes around 40% के आसपास. So अगर आप मेंस की अच्छी तैयारी करेंगे ना, प्रीलिम्स का मे बी पैटर्न चेंज हो जाए, इस साल अगर ये पैटर्न आया तो नेक्स्ट ईयर कुछ और पैटर्न आ जाए, बट द ऑप्शंस विल रिमेन द सेम, द नॉलेज विल रिमेन द सेम, जो कि आपको एक्चुअल में प्रीलिम्स क्लियर करवाएगी नेक्स्ट टाइम में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. मुझे ये लग रहा था कि मेरा लैग था यहाँ पे, जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट में अपने क्लियर किया. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से क्या था, होता है कि एक तो रेपिटेशन होती है, जो पॉइंट्स आए हैं और जो ऑप्शंस आए हैं उन ऑप्शंस के ऊपर भी रेपिटेशन होती है. नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली एक नया क्वेश्चन बन जाएगा. तो एक तो आप इन डेप्थ स्टडी कीजिए उन क्वेश्चंस और उन ऑप्शंस की, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में एटलीस्ट 2013 के बाद जितने भी पेपर्स आए हैं प्रीलिम्स के, उनको आप स्टडी कीजिए अच्छे से. थर्ड इज कि मैंने जो लास्ट ईयर में एक्चुअली अलग किया, मैं ये पहले भी कर रही थी, ऑप्शंस को स्टडी करना, उनको रिवाइज करना, उनके ऊपर नोट्स बनाना, ये मैं पहले भी कर रही थी, बट इससे उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ था मुझे, जो कि मुझे लास्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स एक एग्जाम फॉर्मेट में अटेम्प्ट करके हुआ. मैंने प्रीलिम्स के पेपर आने से एक हफ्ता पहले से डेली प्रीलिम्स का लास्ट ईयर का पेपर उठा के पूरा 2 घंटे के पीरियड में सॉल्व किया, जिससे मुझे यूपीएससी की लैंग्वेज समझ आने लगी, जिससे मुझे ये समझ आने लगा कि यूपीएससी एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस कैसे टाइप के फ्रेम करेगी और उसमें से कैसे टाइप के ऑप्शंस गलत होंगे. बट लेकिन अगेन, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई है, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो ट्रिक्स और टिप्स प्रमोट कर रहे हैं फॉर एलिमिनेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, यूपीएससी हैज प्रूव्ड कि ऑल दोज आर नॉट गोइंग टू वर्क नाउ. तो कुछ भी स्पून फीडिंग वाला तो अब चलेगा नहीं. तो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर प्रीलिम्स. वर्क हार्ड करोगे, अच्छे नोट्स बनाओगे और स्ट्रैटेजिकली तैयारी करोगे, वो अपने आप में कितना अच्छा कॉन्फिडेंस देगा आपको कि प्रीलिम्स आपका कहीं पे भी और कभी भी नहीं अटकेगा. मैंने ये गलतियों से सीखा अपने 5 साल में, क्योंकि मेरे पास डायरेक्शन की कमी थी, क्योंकि मेरे पास उतने सोर्सेज नहीं थे. बट अगर मैं कुछ सिखाऊंगी आपको तो वो यही सिखाऊंगी कि ये गलतियां दोबारा मत कीजिए, क्योंकि इन गलतियों से आप मे भी कुछ चीज़ इंप्रूव कर लेंगे इस साल, अगले साल कोई और सब्जेक्ट इंप्रूव कर लेंगे, बट एक कॉम्प्रिहेंसिव इंप्रूवमेंट आपकी तभी होगी जब आप इन सारी गलतियों पर काम कर लेंगे. तो तेरा हाथ पकड़कर नेक्स्ट आईएएस ने ठाना है, वो सही दिशा देकर आईएएस तुझे बनाना है. अपनी कीमत जान ले, तू जीतने की ठान ले, खुद को तू पहचान ले. आपके सपनों को साकार करने के लिए नेक्स्ट आईएएस लेकर आया है नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट. पाएं 100% तक की स्कॉलरशिप. आज ही रजिस्टर करें. मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था और जब मैं एमके सर से मिली और मैंने उनके साथ अपने पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रीलिम्स के डिस्कस किए, तो एक आउटकम जो निकल के आया वो ये निकल के आया कि मैं प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो गलत कर रही हूँ वो इकोनॉमिक्स के ही गलत कर रही हूँ. वो बहुत बार हो जाता है ऐसा कि हम जितने भी ऑप्शनल हमारे टेक्निकल ऑप्शनल्स होते हैं उसमें हम एक्सपर्टीज लेने के चक्कर में कभी कभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भूल जाते हैं. तो वो अगर आप अपने प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, जितने भी आपने अटेम्प्ट किए हैं या फिर नहीं किए हैं, वहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको बार बार क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं. आप अपने मॉक टेस्ट्स में भी ये कर सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ नहीं गलतियाँ हो रही हैं. इन्हीं गलतियों को आपको इम्प्रूव करना है. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज जहाँ पे है वो इंक्रीज करनी है, नॉलेज इंप्रूव करनी है, रिविजन करना है और प्रीलिम्स का मेंस इंटीग्रेटेड स्टडी करनी है. इस साल के यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर आया था, अगर मैं उसमें यही कहना चाहूँ कि नेक्स्ट ईयर कैसे करेंगे तैयारी, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं जो ये पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए मैम प्लीज़ कुछ सजेस्ट कीजिए. बट एक ही सजेशन देना चाहूँगी कि मेंस की तैयारी कीजिए. मेंस की तैयारी इतनी अच्छी कीजिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ एनालिसिस भी क्लियर हो, कोई एक पर्सपेक्टिव भी आपका क्लियर हो. वो डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स भी क्लियर करवाएगा और मेंस भी क्लियर करवाएगा. और एक अनसर्टेनिटी जो यूपीएससी में है वो हमेशा ही रहेगी. इस साल इस टाइप का पैटर्न आया, मे बी नेक्स्ट ईयर ऐसा पैटर्न ना हो, मे बी नेक्स्ट ईयर वापस से रिवाइज हो जाए पिछले साल का पैटर्न. सो हर चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर रहना है. हमें अपने सिर्फ पढ़ाई को प्रिपेयर नहीं करना है, हमें अपने माइंडसेट को भी प्रिपेयर करना है. वन ऑफ द स्टूडेंट आई मेट, उन्होंने बोला कि मैं पूरे साल अच्छी पढ़ाई कर रहा था, अच्छा मोटिवेटेड भी था,
एवरीथिंग वाज गोइंग गुड एंड पॉजिटिव, बट जब मैं एग्जाम हॉल में गया और वहाँ जाके मैंने वो पेपर देखा तो मैं एकदम से इतना घबरा गया और इतना प्रेशर में आ गया कि मैं वो अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। और मुझे पता है कि ये स्टोरी 70% ऑफ द स्टूडेंट्स की सेम ही स्टोरी है। जिन्होंने उस टाइम पे कामनेस और पीसनेस दिखाई उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, ऑन द अदर हैंड जिन्होंने उस टाइम पे प्रेशर फील कर लिया उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो आपको उन दिन उस 2 घंटे के लिए 2 घंटे जीएस और 2 घंटे सीसैट के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को, अपने माइंड को, कि अनसर्टेनिटी इज देयर बट आई एम गोइंग टू परफॉर्म माई बेस्ट। थर्डली इज सीसैट। सीसैट बहुत ज़्यादा आजकल अनसर्टेन के साथ साथ डिफिकल्टी लेवल पे इंक्रीज होता जा रहा है। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे आसपास जो कि सीसैट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो सीसैट हमें पता है कि टफ हो रहा है, टफर हो रहा है, तो आप आज से ही सीसैट की तैयारी शुरू कीजिए। हर सैटरडे संडे रख दीजिए कि मैं अभी से सैटरडे संडे सीसैट तो पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। उसके बाद जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आएगा हम सीसैट को और अच्छे से और ज़्यादा टाइम के साथ करते जाएंगे। कुछ अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोचिंग की कमी है सीसैट को लेके तो आप वो भी ज़रूर कीजिए। एट द लास्ट व्हाट आई वांट टू से इज कि आप जितनी मर्जी तैयारी कर लीजिए, वन थिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू द मोस्ट इज योर ओन कॉन्फिडेंस। वो आपको अपने अंदर खुद से लेके आना पड़ेगा। डेफिनेटली आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, बट वो 10 मिनट का सेटिस्फैक्शन होती है। वो थोड़ा आधे घंटे के लिए फील होगा कि आई एम मोटिवेटेड, बट फिर नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन है ना वो आपके साथ रहेगी हमेशा। तो कॉन्फिडेंट रहिए, ये सोचिए कि मैंने तैयारी क्यों शुरू की थी। हर्डल्स तो आएंगी, इट इज़ नॉट एन ईजी एग्जाम, after all it is not an easy job to perform. IAS is a very crucial part of our system, तो वो बनना उतना इजी तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो अपने माइंड को प्रिपेयर रखिए और हैप्पी रहिए, खुश रहिए। फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स परस्यू कीजिए और ज़िंदगी जिए अच्छे से। With all these uncertainties in mind and with a good calm peaceful mind, I definitely am sure कि आप लोग prelims में definitely अच्छा करेंगे। So all the best to you all and thank you DKT for giving me this platform to share my prelims strategy and my prelims mistakes with you all. Thank you to all of you and all the very best for your future.